हर कोई अपनी लाइफ में पैसा कमाना चाहता है और हम सब अपनी इनकम को बढ़ाने के नए नए तरीके ढूंढने की कोशिश करते हैं, चाहे एक्स्ट्रा काम करके या वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेकर। तो देखा जाए तो एक्स्ट्रा काम करना और ढूंढना इतना मुश्किल नहीं लगता, जबकि वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना, अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को समझना, टैक्स को बचाना, अपने इंटरेस्ट रेट्स के रिटर्न्स को बढ़ाना, लोन के इंटरेस्ट रेट को कम करना, अपने इनकम को प्रॉफिटेबल बनाना, अनस्टेबल मार्केट में स्टॉक से पैसे कमाना और बहुत सी ऐसी ही बातें वाइज इन्वेस्टमेंट का पार्ट हैं। तो अब खुद ही देखें, अगर अपनी इनकम को बढ़ाना है और हर तरह के लॉस से खुद को बचाना है तो कितना कुछ समझने की जरूरत है। और अगर मैं ये सारी बातें एक लेक्चर की तरह समझाने लग जाऊं तो शायद ही किसी की समझ में आए, लेकिन अगर ये बातें फिल्मी अंदाज में मशहूर फिल्मों के एग्जाम्पल्स के साथ समझे जाएं तो मुझे यकीन है कि ये सब की समझ में जरूर आ जाएगा, क्योंकि हम सब के दिमाग में फिल्में काफी हद तक छाप छोड़ जाती हैं और उनके दिए एग्जाम्पल से अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जाए तो यकीनन समझ भी आएगा और पैसा बढ़ाने का फैसला भी लिया जाएगा। जैसे हेरा फेरी फिल्म में बाबू भाई घनश्याम और राजू नकली चोर बनकर किडनैपिंग करने जाते हैं और जहां 10 लाख चोरी करके लाने थे, वहीं उस पैसे पर ऐसा गैंगस्टर का इंटरेस्ट लगा कि 10 की जगह अब उन्हें ही गैंगस्टर को 20 लाख देने की नौबत आ जाती है। तो कई बार रॉन्ग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से हमें लाइफ में भी लेने के देने पड़ जाते हैं। ऐसे ही कुछ और मशहूर एग्जाम्पल्स, जैसे वो अमिताभ बच्चन जी का फेमस डायलॉग है ना, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? हाँ, तो आज आप बताइए कि क्या आप पैसे का सही इस्तेमाल जानते हैं, जहां आप भी कह पाएं कि मेरे पास भी बंगला है, गाड़ी है, सब है। तो ऐसे ही मजेदार तरीके से आपको पैसे के बारे में इस ऑडियो बुक में बताया गया है और कैसे अपनी इनकम को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं इसकी भी खुलकर जानकारी दी गई है। मतलब वो जो बड़े बड़े शब्द होते हैं ना, इंटरेस्ट, स्टॉक मार्केट, डीमैट, टैक्स और भी बहुत सारे, इन सबको आसान भाषा में इस ऑडियो बुक में खुलकर बताया गया है, जिससे आप इसे अच्छे से समझ जाएं और फिर अपने पैसे को सही से काम में ला सकें और बढ़ा सकें। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट मशहूर कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी, जिसमें परेश रावल बाबू भैया हैं, अक्षय कुमार राजू का किरदार निभा रहे हैं और सुनील शेट्टी का नाम घनश्याम है। ये तीनों लोग एक साथ रहते हैं और कुछ भी काम और नौकरी नहीं करते हैं। एक दिन इन तीनों आवारा लोगों को एक गलत नंबर से कबीरा नाम के किडनैपर का कॉल आता है, जिसने एक देवी प्रसाद नाम के मछली पालने वाले बिजनेसमैन की पोती को किडनैप कर लिया है। कबीरा किडनैपर बाबू भैया को देवी प्रसाद समझकर उससे फिरौती के तौर पर 10 लाख रुपए की मांग करता है। फिर लालच में आकर ये तीनों आवारा लोग असली देवी प्रसाद को फोन करते हैं और उनसे नकली किडनैपर बनकर 20 लाख रुपए फिरौती मांगते हैं, ताकि वो खुद बीच में 10 लाख रुपए बचा सकें। जिस दिन देवी प्रसाद इन तीनों नकली किडनैपर्स को पैसा देने वाले होते हैं, उससे पहले ही देवी प्रसाद के पड़ोसी, जो कि एक पुलिस अधिकारी भी हैं, को इन तीनों की सच्चाई का पता चल जाता है और वो पुलिस बल के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पैसों का लेन देन होने वाला था। पुलिस को देखकर असली किडनैपर कबीरा और उसका गिरोह बिना पैसे लिए वहां से भाग निकलते हैं। वहीं दूसरी ओर नकली किडनैपर बने बाबू भैया, राजू और घनश्याम भी खुद को पुलिस से बचाकर वहां से बच निकलते हैं और देवी प्रसाद अपनी पोती को किडनैपर से न बचा पाने की वजह से अपनी पोती के लिए परेशान होने लगते हैं। लेकिन इस बीच असली किडनैपर कबीरा को इन तीनों नकली किडनैपर्स बाबू भैया, राजू और घनश्याम के बारे में पता चल जाता है और अब कबीरा इन तीनों को अपने पास बुलाता है और उनसे 10 लाख रुपए के बदले 20 लाख रुपए की मांग करता है।
तो ये तीनों नकली किडनैपर कबीरा से अपनी जान बचाने के लिए अब बदले में देवी प्रसाद से 20 लाख रुपए के बजाय 40 लाख की मांग करने लगते हैं, ताकि वो 20 लाख असली किडनैपर कबीरा को दे दें और बाकी के 20 लाख खुद फायदा कमा लें। फिल्म में ये ट्विस्ट ही फिल्म को एक एक्साइटिंग क्लाइमैक्स पर ले आता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम आपको समझाना चाहते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। यानी असली किडनैपिंग कबीरा ने की, जिसके बदले वो 10 लाख रुपए देवी प्रसाद से मांग रहा था, लेकिन तीनों नकली किडनैपर्स अपना फायदा बनाने के लिए कबीरा और देवी प्रसाद के बीच में पड़ जाते हैं। लेकिन जब असली किडनैपर कबीरा को इन तीनों नकली किडनैपर्स के बारे में पता चलता है, तो उनसे एक्स्ट्रा 10 लाख और स्कूटर मांगने लगता है, जो अभी OLX पर डिस्काउंट कीमत में नहीं मिल रही थी। तो स्कूटर खरीदने के लिए, ज्यादा समय पाने के लिए, पुलिस से बचने के लिए और खुद ज्यादा फायदा पाने के लिए इन तीनों ने कबीरा को उसकी प्लानिंग चेंज करने के लिए उकसाया कि वो देवी प्रसाद से ज्यादा पैसे मांगे और कुछ दिन और लगाए देवी प्रसाद की पोती को वापस देने के लिए, ताकि इस बीच समय का फायदा उठाकर ये तीनों पुलिस और असली किडनैपर से बचकर शहर से बाहर चले जाएं। तो इंटरेस्ट वो कीमत है जो आदमी अपने पैसों की देरी से मिलने की वजह से चुकाता है। इस स्मार्ट दुनिया में जब भी किसी को पैसा उधार दिया जाता है, तो उधार देने वाला आदमी उधार लेने वाले आदमी से इंटरेस्ट के रूप में कीमत वसूल करता है, जो आपसी सहमति दर पर तय की जाती है। इंटरेस्ट रेट, जिस रेट पर इंटरेस्ट लगाया जाता है वो कई बातों पर डिपेंड करता है, जैसे पैसा कितने वक्त के लिए उधार दिया जा रहा है, या किस उधार लिए गए पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, और सबसे जरूरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसी पैसे को इस्तेमाल करने के दूसरे ऑप्शंस को अनदेखा करने की कीमत है, जो कि उधार लेने वाला आदमी उधार देने वाले आदमी को पहले ही ये कीमत दे देगा। तो फिल्म के हिसाब से अगर पहले ही दिन कबीरा को किडनैपिंग के पैसे देवी प्रसाद से मिल जाते हैं, तो वो दूसरे दिन एक और अपहरण कर सकता था, या फिर नकली तीनों किडनैपर अगर पहले दिन देवी प्रसाद से पैसे लेकर कबीरा को दे देते और पोती को छुड़वा लेते, तो उन्हें 10 लाख के बदले 20 लाख का फायदा न होता, यानी कि उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं मिलती। लेकिन तीनों नकली किडनैपर्स ने लड़की को ज्यादा समय तक कबीरा के पास रहने दिया ताकि वो देवी प्रसाद से ज्यादा पैसे ले सके, और इस तरह से उन्होंने अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कमा लिया। इस तरह से इंटरेस्ट दरें किसी खास मकसद और एक तय समय के लिए एक खास तरह के पैसे की मांग और सप्लाई द्वारा तय की जाती हैं। शुरुआती लेवल पर बैंक के बचत खाते में पैसा रखने से इंटरेस्ट मिलने का फायदा होता है। इसके अलावा दूसरा तरीका जो बचत खाते की तुलना में अच्छा इंटरेस्ट देता है, उसमें जोखिम के अनुमान लगाते हुए इस पर फैसला किया जाएगा। उधार दिए गए पैसे को प्रिंसिपल कहा जाता है और इंटरेस्ट सहित दिए गए पैसे को रेट कहा जाता है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेट। टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किसी दी गई समय सीमा में केवल मूलधन पर की जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मूलधन के साथ साथ एक फिक्स टाइम में लिए गए इंटरेस्ट पर की जाती है। जैसे खड़क सिंह ने घनश्याम को 5 साल के समय के लिए 10% हर साल की दर से 50,000 रुपए उधार दिए हैं। तो प्रिंसिपल हुआ 50,000, साल हुए 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 10%। सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ इयर्स मल्टीप्लाई विद रेट डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 50,000 इंटू 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 25,000। इसलिए 5 साल के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट दिया जाना है वो होगा 25,000 रुपए। इस तरह से देने वाले रुपए की कैलकुलेशन की जाती है। A इज इक्वल टू P प्लस I। 50,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 75,000। इसीलिए देने वाली धनराशि होगी 75,000 रुपए। अब वही एग्जाम्पल के साथ जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में होगा कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P
1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहां प्रिंसिपल है 50,000 रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.1। n इज इक्वल टू एक साल में कितनी बार पैसे देने होंगे इज इक्वल टू 1। t इज इक्वल टू साल की गिनती, इसीलिए a इज इक्वल टू 50,000 1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 1, 5 इंटू 1। a इज इक्वल टू 50,000 इंटू 1.61, a इज इक्वल टू 80,525.50। इसीलिए देने वाले पैसे की कंपाउंडिंग कीमत होगी 80,525.50 रुपए। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जा सकती है और फिर धनराशि निकालने के लिए प्रिंसिपल में जोड़ा जा सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के मामले में राशि को डायरेक्ट कैलकुलेट किया जाना चाहिए और कंपाउंड इंटरेस्ट की कीमत निकाली जा सकती है। सिंपल इंटरेस्ट के मामले में आर को इंटरेस्ट रेट की एब्सोल्यूट नंबर यानी कि 10 को लिया जाता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में आर को रेट के रूप में लिया जाता है यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.1। कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बदल सकती है अगर n यानी कि साल में कितनी बार पैसा भरा गया है वो बदल दिया जाए। इसे ही कंपाउंडेड एनुअली कहा जाता है। कंपाउंडेड साल में 2 बार, कंपाउंडेड साल में 4 बार, कंपाउंडेड हर महीने यानी कि 12 बार और आगे भी इसी तरह से। n को सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में लिया जाता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में t के रूप में दिखाया जाता है। एक जैसे समय और एक जैसे रेट के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ही सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा ही होगा। मॉडर्न समय में सिंपल इंटरेस्ट केवल किताबों तक ही सीमित रह गया है। तेल की कीमतों से लेकर सरकार की विकास योजनाओं तक सभी की फंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पर ही होती है। जबकि बिजली और भाप इंजन हमारे सबसे अहम इन्वेंशंस थे जिन्होंने हमारी आज की मॉडर्न सभ्यता को बढ़ावा दिया है, वो एक सोच जिस पर सारी ग्लोबल इकोनॉमी चलती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। आम सी बात यह है कि पैसे की कीमत समय के साथ बदलती रहती है और उस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जमा किए हुए इंटरेस्ट पर की जाती है। बैंक। बहुत पहले अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अर्जुन रामपाल और परेश रावल की एक फिल्म आई थी आंखें, जिसमें एक बैंक मैनेजर जिसका नाम होता है विलास राव बैंक को लूटने के लिए 3 अंधों की मदद लेता है। वो इस लूट के जरिए उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने बैंक की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया और जमा राशि को लूट कर भाग गए और जेफरसन बैंक में उसकी नौकरी भी छीन ली गई। बैंक में लूट करने के लिए वो 3 अंधे लोगों को चुनता है क्योंकि उसके हिसाब से ये एकदम सही प्लान है जिस पर किसी को शक नहीं होगा। कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा कि कभी अंधे भी बैंक लूट सकते हैं, लेकिन बैंक लूट ली जाती है। बहरहाल बैंक को लेकर कई सवाल हैं, जैसे अगर वहां डकैती हुई तो उसकी रेपुटेशन कैसे खत्म हो जाएगी, बैंक में इतना पैसा कहां से आया और किसका है, बैंक को लूटना इतना मुश्किल क्यों है, ऐसे और भी कई सवाल हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि बैंक है क्या। बैंक को समझने के लिए हम कुछ सवालों से शुरुआत करेंगे। इंटरेस्ट यानी ब्याज बैंकिंग का मेन पार्ट है जिसके दम पर इकोनॉमी चलती है। बैंक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमी को चलाने का काम करता है। बैंक सरकार की परमिशन से ऑपरेट किया जाने वाला एक सरकारी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके पैसों का लेन देन करता है। बैंक आम लोगों को लोन देता है। बैंक के नियम, कायदे, कानून और प्रोसेस जनरली सभी लोगों के लिए एक जैसे होते हैं। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद हम सभी अपने कमाए हुए धन को सेफ्टी से रखना चाहते हैं। इसमें हमारी सोच ये भी है कि हम इसे अपने पास रखेंगे तकिए के नीचे या फिर तिजोरी के अंदर रखेंगे तो ये सेफ रहेंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि हमारे घर सुरक्षित नहीं है, इसलिए अपने पैसे, गहने और बाकी कीमती सामानों को किसी सेफ जगह पर रखें जहां वो हमेशा सिक्योरिटी में रहें। हम अपना घर कई बातों को ध्यान में रखकर बनवाते हैं।
साथ ही बहुत से लोग अपने घर में नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अपने कंफर्ट का ध्यान रखते हुए सिक्योरिटी की कई व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन ये सभी चीजें हमारे पैसों या कीमती सामानों को सेफ नहीं रख सकते। इसीलिए पैसों की सिक्योरिटी के लिए हमारे गांव या शहर में बैंक होते हैं। आप बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं और अपना कमाया हुआ पैसा वहां पर जमा कर सकते हैं। बैंक में कस्टमर की सुविधा के लिए उनके पैसे और सामान को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए पर्सनल लॉकर्स के साथ सेफ्टी के और भी कई तरह के एडवांस ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप अपना पैसा बैंक में सुरक्षित अपने खाते में रख सकते हैं और समय समय पर अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकते हैं। बैंक आपके खाते पर बचे हुए अमाउंट पर ब्याज भी देता है। बैंक इन पैसों को लोगों को उनके बिजनेस, खेती बाड़ी और दूसरे जरूरी कामों के लिए लोन देता है। इस तरह से बैंक एक लोन प्रोवाइडर के तौर पर भी काम करता है। एक साहूकार के कंपैरिजन में बैंक के पास कहीं बेहतर टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ साथ और भी अच्छी सर्विसेज कस्टमर्स के लिए होती हैं। मान लीजिए कोई बैंक अपने कस्टमर्स को उनके जमा किए गए अमाउंट के लिए 5% ब्याज देता है और वो अपने दिए गए लोन के लिए कस्टमर से 8% ब्याज लेता है। इंटरेस्ट रेट के इसी डिफरेंस से बैंक अपनी कमाई करता है। एक बैंक अपने लिए और अपने कस्टमर्स को दी जाने वाली सर्विसेज के लिए 3% कमाता है। इसके अलावा बैंक अपने कस्टमर्स को सेफ लॉकर भी प्रोवाइड करते हैं, जहां आप अपने गहने और दूसरे कीमती सामान रख सकते हैं। आपकी तिजोरी की चाबी सिर्फ आपके और बैंक के पास रहती है। इसकी एक अच्छी बात यह है कि आपकी परमिशन के बिना कोई भी इसे एक्सेस नहीं कर सकता। टाइप्स ऑफ बैंक। कमर्शियल बैंक ये सबसे पॉपुलर कैटेगरी का बैंक माना जाता है। ये बैंक सेविंग एक्सेप्ट करते हैं और शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। अगला है इन्वेस्टमेंट बैंक। ये बैंक अलग अलग मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम आगे इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। सेंट्रल बैंक। हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया की बात की जाए तो यहाँ का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो देश में काम कर रहे सभी बैंकों की मॉनिटरिंग करता है। सेंट्रल बैंक करेंसी जारी करते हैं, इंटरेस्ट रेट तय करते हैं और इस बारे में गाइडलाइन जारी करते हैं कि बैंकों में किस प्रोसेस के बेस पर काम होना चाहिए। सेंट्रल बैंक बैंकिंग सिस्टम को इस तरह से चलाता है जो आम आदमी के लिए फायदेमंद हो और उसकी अलग अलग कमर्शियल और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में हेल्प करें। भारत में 2 तरह के बैंक ऑपरेट हो रहे हैं जो उनके कंट्रोल के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। पहला है नेशनलाइज्ड बैंक, जो सरकार के कंट्रोल में होता है, और दूसरा है प्राइवेट बैंक, जो किसी इंडिविजुअल या कंपनी के कंट्रोल में होता है। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। बैंक में अकाउंट के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं ताकि कस्टमर अपनी जरूरत के हिसाब से अपने अकाउंट्स का सिलेक्शन कर सके। पहला है बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जैसा कि नाम से पता चलता है, ये खाता उन लोगों के लिए है जो अपनी बचत को सेफ रखना चाहते हैं और कभी कभी जरूरत पड़ने पर कुछ पैसे निकालते हैं। आप अपना मंथली ट्रांजैक्शन अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं और जमा की गई राशि पर ब्याज भी ले सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट का सबसे बेसिक फॉर्मेट है। ज्यादातर लोग शुरुआत इसी तरीके से करते हैं। दूसरा है करंट खाता यानी कि करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ये खाता बिजनेस, बड़े कृषि सेटअप, बड़ी बड़ी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूजफुल है। ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जो लगभग पर डे बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन करते हैं और लगातार लेन देन जारी रखते हैं। इस खाते से अनलिमिटेड अमाउंट अनलिमिटेड बार निकाला और जमा किया जा सकता है, लेकिन इस खाते में जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। अगला है फिक्स्ड अकाउंट। अगर आपको एक फिक्स अमाउंट फिक्स टाइम के लिए सेफ रखना है तो आपके लिए फिक्स अकाउंट सबसे अच्छा ऑप्शन है। यहाँ आप अपना पैसा एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए नहीं निकाल सकते हैं,
लेकिन आप अपने जमा किए हुए अमाउंट पर अच्छा खासा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। ये लॉन्ग टाइम प्लानिंग के लिए सबसे बेस्ट है। बैंक खाते की ऑपरेटिंग। आप किसी भी बैंक से संपर्क करें और उसके बैंक ऑफिसर से मिलें। सबसे पहले अपने लिए यूजफुल अकाउंट चूज करें। एक बार अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर लेने के बाद आप अपने लिए एक अच्छा बैंक सेलेक्ट करें। खाता खुलवाने के लिए उस बैंक के मैनेजर से मिलें। वहां बैंक स्टाफ आपको अकाउंट ओपनिंग का एक फॉर्म देते हैं। बैंक खाता खोलने का फॉर्म भरें। ध्यान रहे ये फॉर्म आपको बड़े ध्यान से भरना है और इसमें पूछी गई सभी जरूरी डिटेल्स जैसे अपना नाम, पता, बिजनेस और अन्य डिटेल भरें। फॉर्म पर आपके 2 सैंपल सिग्नेचर करने होते हैं। इसके बाद आपका अकाउंट बैंक में ओपन हो जाता है। अगर आप एक जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो जॉइंट सिग्नेचर करना जरूरी है। आजकल बैंक सही पहचान के लिए कस्टमर की करंट फोटोग्राफ्स भी जमा करवाता है। साथ ही बैंक नया अकाउंट खोलने के लिए किसी पुराने अकाउंट होल्डर से भी फॉर्म पर साइन करवाता है। ये प्रोसेस सेफ्टी के पर्पस से जरूरी है। इसके बाद बैंक खाता खोलने का फॉर्म और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जमा करवाता है। बैंक अकाउंट खोलने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ पैन कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ में होने चाहिए। हालांकि इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत बैंक के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है और इसके बाद बैंक मैनेजर आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन करेंगे। वो देखता है कि फॉर्म सही तरह से भरा हुआ है या नहीं। इसके बाद फॉर्म से अटैच डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाता है। पूरी तरह सेटिस्फाइड होने के बाद बैंक ऑफिसर आपके फॉर्म को अप्रूव करता है। नए खोले गए बैंक खाते में फॉर्म अप्रूव होने के बाद कुछ अमाउंट जमा किया जाता है। अमाउंट जमा करने के बाद बैंक सेविंग अकाउंट के लिए एक पासबुक, एक चेकबुक और पे इन स्लिप बुक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती हैं। फिक्स डिपॉजिट टाइप अकाउंट के लिए बैंक अपने कस्टमर को एक फिक्स डिपॉजिट रिसीट देती है। वहीं अगर कस्टमर ने करंट अकाउंट खुलवाया है तो बैंक एक चेकबुक और एक पे इन स्लिप बुक प्रोवाइड करती है। बैंक की एक और सबसे अच्छी फैसिलिटी है डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग। एक पासबुक में आपके खाते से किए गए सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। इसे रेगुलर अपडेट करवाते रहना चाहिए। एक चेकबुक में चेक स्लिप्स होते हैं। आप इन चेक स्लिप्स पर अपनी जरूरत के हिसाब से अमाउंट भरकर और सिग्नेचर करके किसी को भी दे सकते हैं। फिर जिसे आपने चेक दिया है वो बैंक जाकर उस चेक को सबमिट करता है। उसके बाद बैंक चेक में लिखा हुआ अमाउंट उसे दे देता है जिसे आपने वो चेक स्लिप दिया था। इस तरह से आप चेक के जरिए किसी को भी पे कर सकते हैं। पे इन स्लिप बुक का यूज आप किसी भी चेक को जमा करने के लिए करते हैं। इसे डिटेल में भरना होता है और चेक के साथ जमा करना होता है। एटीएम का यूज आप अपने अकाउंट से कैश निकालने के लिए करते हैं। आजकल हर शहर और गांव में एटीएम अवेलेबल है और ये कैश निकालने और पेमेंट करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपका डेबिट कार्ड 4 अंकों के पिन के साथ आता है। उस पिन को सेफ्टी के पर्पस से किसी को नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये आपके बैंक खाते के पासवर्ड की तरह है। इंटरनेट बैंकिंग सर्विस आपको इंटरनेट के जरिए अपने बैंक खाते को ऑपरेट करने में मदद करती है और बिना बैंक गए बैलेंस चेक करने, पेमेंट करने जैसी और भी सर्विसेज में आपकी हेल्प करती है। आज के समय में इंटरनेट बैंकिंग को कैसे ऑपरेट करता है ये जानना बहुत जरूरी है। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आपका टाइम बचेगा और साथ ही साथ कई तरह की दिक्कतों से भी आप बच सकते हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद भी कई बार बैंक में लूट हो जाती है, लेकिन अब तक ऐसे केसेस बहुत कम ही हुए हैं। सरकार ने हमारे देश के हर कोने में बैंकिंग सर्विस अवेलेबल कराने का प्रयास किया है क्योंकि इसके जरिए हम अपने देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। फैमिली में हर मेंबर के पास एक बैंक खाता होना चाहिए क्योंकि बैंक खाता हमें सिक्योरिटी, सब्सिडी, फाइनेंशियल सपोर्ट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करके हमारी हेल्प करता है। एक सिटीजन के लिए बैंक अकाउंट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन। लोन। हिंदी सिनेमा में
कर्ज लेने और ना चुका पाने के खतरों को लेकर लोगों को सावधान करने वाली कई स्टोरीज दिखाई गई हैं। शायद ऐसी सबसे बड़ी फिल्म मदर इंडिया थी, जिसमें नरगिस, सुनील दत्त, राजकुमार और राजेंद्र कुमार लीड रोल में थे। अपनी शादी के लिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ नरगिस और राजकुमार गरीबी और दुख में फंस जाते हैं, जिसके बाद राजकुमार की मौत हो जाती है और उनके बेटे सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार की लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है और उनके लिए गरीबी, बीमारी में बचपन गुजारना मुश्किल हो जाता है। नरगिस अपने इतने दुखों में भी ईमानदार बनी रहती हैं। आखिरकार उनके दो बेटे अपने अपने रास्ते चुन लेते हैं। एक अपनी मां की तरह ईमानदारी और धार्मिकता की राह पर चलता है, जबकि दूसरा क्राइम के रास्ते पर चल पड़ता है। फिल्म के अंत में मां अपने हाथों से डकैत बेटे को मार देती है। अक्सर लोग जरूरत पड़ने पर अपनी जिंदगी में छोटे बड़े लोन लेते हैं। ये स्टोरी सुनाने का सिर्फ यही मतलब है कि अगर लोन लेने के बाद सही तरीके से मेहनत नहीं की गई तो उस लोन से आपका फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। इसीलिए हम इस लेसन में लोन से जुड़े रिस्क और दूसरी बातों पर ध्यान देंगे। लोन कोई भी इंसान अपनी जरूरतों या फ्यूचर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लेता है। बदले में लोन अमाउंट के साथ साथ हमें कुछ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, वो भी एक निश्चित समय सीमा के अंदर। कभी कभी इंसान के पास बहुत सारा पैसा होता है लेकिन उसे उसकी जरूरत नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ दूसरे इंसान को बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता। लोन इन दोनों लोगों को आपस में मिला देता है। कई प्रकार के लोन्स होते हैं, जैसे कि सिक्योर लोन। जब इस तरह का लोन लिया जाता है तो इसमें लोन लेने वाले को लोन देने वाले के पास एक सिक्योरिटी आइटम डिपॉजिट करना होता है। ये सामान कोई मशीनरी, कारखाने या जमीन हो सकती है। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखा जाता है। जब भी कभी लोन सही समय पर नहीं चुकाया जाता है तो लोन देने वाले के पास अधिकार होता है कि वो सिक्योरिटी में रखी हुई चीज को नीलाम करके या बेच करके लोन कंप्लीट कर ले। लोन देने वाला इस बात का खास ध्यान रखता है कि सिक्योरिटी में रखी गई चीज की वेल्थ लोन की वैल्यू के बराबर जरूर हो, ताकि इसके जरिए लोन देने वाला बैंक या अन्य व्यक्ति अपने नुकसान की भरपाई कर सके। अनसिक्योर्ड लोन। जब कोई इंसान ऐसा लोन लेता है जिसके बदले में उसे किसी प्रकार की सिक्योरिटी आइटम नहीं रखना होता तो उसे अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। यह आमतौर पर शॉर्ट टर्म लोन के मामले में होता है या जब लोन लेने वाले के पास ऐसी कोई एसेट्स नहीं होती हैं जिसे सिक्योरिटी के तौर पर वो रख सके। एक अनसिक्योर्ड लोन की ब्याज दरें ज्यादा होती हैं क्योंकि इसमें लोन देने वाले के लिए रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि लोन लेने वाला इंसान अगर लोन नहीं चुकाता है तो ऐसे में लोन देने वाली संस्था, बैंक या व्यक्ति के पास अपने लोन की भरपाई करने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं होती। ऐसे में लोन देने वाले का सीधा सीधा नुकसान होता है। सब्सिडाइज्ड लोन। इस तरह के लोन कुछ ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए बैंक प्रोवाइड करवाता है। इस तरह के लोन गवर्नमेंट स्कीम में भी दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए सरकार चाहती है कि देश में कोई भी यंगस्टर एजुकेशन से सिर्फ इसलिए दूर न रह जाए क्योंकि उसके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। इसीलिए डिफरेंट टाइप के एजुकेशन लोन सब्सिडी स्कीम के साथ दिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट द्वारा इस तरह के लोन में ब्याज भुगतान का एक हिस्सा सरकार द्वारा किया जाता है। कंसेशन लोन। सब्सिडी वाले लोन के उलट कंसेशनल लोन थर्ड पार्टी के द्वारा सपोर्टेड होते हैं, जिसमें लोन देने वाले को ब्याज का नुकसान नहीं होता। रियायती ऋण यानी कंसेशनल लोन का मतलब है कि लोन देने वाले के द्वारा लोन चुकाने को लेकर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। कई देश जब फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए या फाइनेंशियल इश्यूज से निपटने के लिए दूसरे देशों से लोन लेते हैं तो ऐसे में कंसेशनल लोन ही एक देश दूसरे देश को देता है। लोन लेने के मामले में एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि हमेशा बैंक और अन्य फाइनेंस कंपनी से ही लोन लेना चाहिए ताकि आप
सुरक्षित रहें और टर्म एंड कंडीशन क्लियर रहे, क्योंकि अनरजिस्टर्ड सोर्स से लोन लेने पर आपको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बैंक सभी प्रकार के पर्पस के लिए लोन देते हैं। होम लोन, अगर कोई घर खरीदना चाहता है लेकिन उस समय उसके पास घर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो बैंक उसे उचित दरों और फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट्स के ऑप्शन के साथ होम लोन प्रोवाइड करवाता है। इस तरह से होम लोन चुकाना आसान और बेहतर है और एक मिडिल क्लास आदमी मंथली रेंट चुकाने के बजाय मंथली इंस्टॉलमेंट चुकाकर प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। एजुकेशन लोन, जैसा कि पहले बताया गया है, हमारे देश में एजुकेशन लोन सब्सिडी के साथ प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को केपेबल और स्किलफुल बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए कई बैंकों ने यूनिवर्सिटीज के साथ सीधे सीधे टाई अप किया हुआ है, ताकि यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट डिग्री के साथ साथ इजीली लोन ले सकें। कार या व्हीकल लोन, फैमिली या बिजनेस पर्पस के लिए व्हीकल परचेज करना कई लोगों का टारगेट होता है। खुद का व्हीकल होने से यात्रा में होने वाली मुश्किलें, समय की बर्बादी और इसमें लगने वाले पैसे में कमी आती है। ऐसे में हर इंसान अपनी गाड़ी खरीदना चाहता है, इसीलिए बैंक कार खरीदने के लिए लोन प्रदान करते हैं। ये कार लोन सिक्योरिटी के तौर पर भी काम करती है। पर्सनल लोन, हर किसी की ऐसी कई जरूरतें हैं जिनके लिए वो इंसान लोन लेना चाहता है। होम डेकोरेशन, रेनोवेशन, कॉस्मेटिक सर्जरी जैसी कई जरूरतें हैं जिनमें लोन की जरूरत पड़ती है। बैंक इनके लिए भी हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हैं, क्योंकि पर्सनल लोन आमतौर पर इनसिक्योर और बिना सब्सिडी वाले होते हैं। इसीलिए कई एक्सपर्ट पर्सनल लोन ना लेने की सलाह देते हैं। ये लोन तभी लें जब आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। वास्तव में ये बात सभी प्रकार के लोन पर लागू होती है। घर या कार खरीदने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता है कि पहले कड़ी मेहनत करके कमाई की जाए और केपेबल होने पर ही इन्हें खरीदा जाए, क्योंकि कर्ज के बोझ में आप अपनी स्वतंत्रता और मन की शांति खो सकते हैं। प्रोडक्शन पर्पस से लोन लेना फिर भी बेहतर है, क्योंकि वो आपका ड्रीम कंप्लीट करने में मददगार बनेगा। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इंडियन सिनेमा वर्ल्ड में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर का वो शानदार सीन जिसमें अमिताभ अपनी एसेट्स गिनवाते हैं, वो अपने भाई को बताते हैं कि उन्होंने शहर में एक साथ एक फुटपाथ से शुरुआत की थी, लेकिन आज शशि कपूर साहब एक छोटी सी नौकरी कर रहे हैं जिसमें कम वेतन, एक छोटा सा रहने का क्वार्टर, एक पुलिस जीप और कुछ खाकी वर्दी मिली है। वहीं अमिताभ के पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, बैंक बैलेंस है। अमिताभ इसी के साथ शशि कपूर से पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या है। इसके जवाब में शशि कपूर कहते हैं, मेरे पास माँ है। अमिताभ सीन में उन दोनों के बीच के अंतर को उन चीजों के जरिए सामने लाते हैं जो उनके पास है। उनके पास जो चीजें हैं वो दिखाते हैं कि उनके पास कितने एसेट्स हैं, और वो अपने इस डायलॉग से ये भी साबित करना चाहते हैं कि वो अपने भाई की तुलना में ज्यादा सफल हैं। कहने का मतलब ये कि हर वो चीज जिसे प्रॉफिट गेन करने के लिए बेचा जा सकता है, जिनमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जमीन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क शामिल हैं, ये सभी एसेट्स कहलाते हैं। कैश एसेट्स का सबसे बेसिक फॉर्म है, जिसे लिक्विड प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। इसे तुरंत किसी और चीज के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। इसके विपरीत जमीन एसेट्स का सबसे कम लिक्विड फॉर्म है। इसे खरीदने और बेचने के लिए कैश की जरूरत पड़ती है, जिसमें लंबा समय लग सकता है और बाद में किसी और जरूरत के लिए बेचा जा सकता है। एसेट्स दो प्रकार के होते हैं। टेंजिबल एसेट्स, सभी एसेट्स जिन्हें छुआ और महसूस किया जा सकता है और जो फिजिकल बॉडी रखती हैं, उन्हें टेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। बिल्डिंग, मशीनरी, जमीन, कंप्यूटर, फार्मिंग इक्विपमेंट्स और पशु, ये सभी टेंजिबल एसेट्स हैं। अनटेंजिबल एसेट्स, अनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता और जिनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। किसी कंपनी का कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह सभी अनटेंजिबल एसेट्स हैं।
किसी भी बिजनेस में उनके लिक्विडिटी और एम के बेस पर एसेट्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फिक्स्ड एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो लंबे समय तक किसी एक इंसान के अंडर रहते हैं और प्रॉफिट गेन करने के लिए यूज किए जाते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में वैल्यू डिप्रेशन होता है, जो आपको आगे समझाया जाएगा। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स जो लगभग 1 वर्ष के लिए ओनरशिप में हैं और जिन्हें तुरंत कैश के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है और जो रेगुलर बिजनेस यूज के लिए बनाए गए हैं। नकद और बैंक बैलेंस, देनदारों का पैसा, गोदाम में मैन्युफैक्चर्ड स्टॉक, ये सभी करंट एसेट्स के उदाहरण हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो हर साल एक ऑर्गेनाइजेशन को कुछ प्रॉफिट कमा कर देते हैं और कई वर्षों के लिए प्लान किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं, जैसे बॉन्ड, शेयर, फंड वगैरह। विजय के पास मुल्क राज द्वारा गिफ्ट में दी गई एक कार, अनीता द्वारा गिफ्ट में दिया गया एक लैपटॉप और रवि द्वारा गिफ्ट में दिया गया एक फैक्स मशीन है। ये सभी उनके एसेट्स हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 1 लाख रुपए है। जैसे जैसे समय बीतता है, टूट फूट के कारण वो सभी सामान पुराना हो जाता है और उपयोग में दिक्कतें देने लगता है, जिसके कारण आखिरकार विजय को उन्हें बेचना पड़ता है। पर इन संपत्तियों की कीमत उतनी नहीं होगी जितनी की खरीदते समय थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इतने वर्षों के उपयोग के बाद उनकी वैल्यू कम हो गई है। यही कारण है कि जब हर साल उसके एसेट्स की वैल्यू का कैलकुलेशन किया जाता है तो विजय एसेट्स के टोटल वैल्यू को लगातार कम शो करता है। उदाहरण के लिए मुल्क राज द्वारा दी गई कैडलिक कार की कीमत पहले वर्ष में 1 लाख रुपए है। विजय ये मानता है कि उसे अगले वर्ष बेचने पर केवल 90,000 रुपए और उसके बाद के वर्षों में 80,000 रुपए मिलेंगे और इसी प्रकार आगे भी वैल्यू कम हो जाती है। समय के साथ किसी एसेट्स के मूल्य को कम करने, उसके टूट फूट का लेखा जोखा रखने और उसके एक्चुअल वैल्यू को दर्शाने के इस मेथड को वैल्यू डिप्रिसिएशन कहा जाता है। सभी एसेट्स जो टूट फूट के कारण मूल्यों में इस कमी को देखते हैं वो वैल्यू डिप्रिसिएशन एसेट्स हैं। मशीनरी, व्हीकल, कंप्यूटर, उपकरण, पशु वगैरह सभी इस एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। अंत में ये ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी सामान का एक्चुअल वैल्यूएशन उस समय के मार्केट रेट पर ही डिपेंड करता है। इसीलिए अगर आप अपनी जमीन का वैल्यूएशन कर रहे हैं जिसे सन 1995 में 10 लाख रुपए में खरीदा गया था, तो उसका वैल्यूएशन आज के मार्केट रेट के हिसाब से किया जाएगा। अब हम लायबिलिटीज का डिस्कशन करेंगे। जहां एक और एसेट्स अपने मालिक के लिए पैसा बनाने का काम करते हैं, वहीं लायबिलिटीज एक पर्सन के लिए दूसरे के प्रति जिम्मेदारी की तरह हैं। सरल भाषा में कहें तो लायबिलिटीज वो पैसे हैं जो हमें किसी दूसरे को चुकाने हैं। लायबिलिटीज 2 तरह की होती हैं, करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज बिजनेस के रेगुलर मोमेंट से जनरेट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज कहलाती हैं, जैसे कि लेबर की मजदूरी, डेस्क बैंक लोन और डेली परचेज के बिल करंट लायबिलिटीज के उदाहरण हैं। ये आमतौर पर 1 वर्ष से कम समय के लिए होते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो सभी लायबिलिटीज जो लंबे समय के लिए बकाया हैं, यानी 1 वर्ष से ज्यादा लंबी अवधि की लायबिलिटीज हैं। ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहलाती हैं। बिजनेस एक्सपेंशन के लिए गए लोन, लॉन्ग टर्म जमीन के पट्टे, कर्मचारियों के लिए पेंशन और लॉन्ग टर्म वारंटी सभी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के एग्जाम्पल्स हैं। कृपया ध्यान दें कि लॉन्ग टर्म लोन लेते समय कई तरह के एसेट्स को गारंटी के तौर पर शो किया जाता है। मतलब जब तक लोन चलेगा तब तक प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के लिए यूज की जाएगी। टोटल वैल्यू या नेटवर्थ एक आदमी की वैल्यू जानने के कई तरीके हैं। कुछ जैसे उसने कितने दोस्त बनाए हैं, उसने कितने लोगों के जीवन बदले हैं। फिल्म दीवार में अमिताभ ने इसे फिजिकल आईक्यू से देखा और शशि कपूर ने इसे इमोशनली देखा। फाइनेंस की भाषा में बात करें तो किसी कंपनी के नेटवर्थ उसके पास टोटल एसेट्स को कहा जाता है, जिसमें से लायबिलिटीज घटाना होगा। इसीलिए नेटवर्थ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। प्रॉफिट एंड लॉस। सुभाष घई ने
म्यूजिक बेस्ड फिल्म ताल में फर्स्ट सेंचुरी के लोगों के आईक्यू पर एक बहुत क्लियर कट मैसेज दिया है। फिल्म के इम्पोर्टेंट सीन में अनिल कपूर एक बड़े स्टूडियो के मालिक का रोल निभाते हुए ऐश्वर्या और उनके पिता को बताते हैं कि कैसे उन्होंने कई वर्षों तक अपनी माँ की 20वीं सदी की थ्योरी को फॉलो किया, लेकिन उन्हें कभी सक्सेस नहीं मिली। तब उन्हें एक आदमी मिला जिसे उन्होंने मामा कहा। उन्होंने उसे 21वीं सदी के तौर तरीकों के बारे में एजुकेट किया और ये बताया कि उन्हें सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें ये भी कहा गया कि आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचना चाहिए। वास्तव में ये हमारे प्रेजेंट सिनेरियो की असलियत है। हमें लाइफ में हर समय में प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचना चाहिए ताकि हम और ज्यादा शानदार लाइफ जी सकें। यहाँ हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट का एम क्या है। यहाँ नैतिकता की बात नहीं की जा रही है। कैश प्रॉफिट कमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एक्टिविटीज पर कंसंट्रेट किया गया है। उदाहरण के लिए अगर अनिल कपूर एक म्यूजिकल शो की ओर बढ़ रहे हैं, वो कलाकारों, सेट डिजाइनरों, साउंड टेक्नीशियंस, गीतकारों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वालों, सिक्योरिटी गार्ड्स और कार्यक्रम के लिए जो हॉल बुक किया गया उसके रेंट के लिए जो पैसे दे देते हैं, ये सब इवेंट पर होने वाले इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाएगा। वहीं टिकट बिक्री, टीवी राइट्स वगैरह, इनसे जो पैसा कमाएगा वो उनकी इनकम है। जब वो ज्यादा कमाते हैं तो उसे लाभ होता है। इसके विपरीत अगर उसकी एक्सपेंसेस उसकी रनिंग कॉस्ट से ज्यादा होते हैं तो उसे लॉस होता है। क्योंकि मेन टारगेट प्रॉफिट है तो वो अपने खर्च को ऐसे मैनेज करेगा कि उसकी इनकम ज्यादा हो। दूसरा रास्ता यह है कि अगर एक्सपेंसेस में कटौती ना हो तो वो ज्यादा मेहनत करके प्रॉफिट कमाए। पिछले लेसन में एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में और प्रॉफिट और लॉस के बारे में हमने जाना। चाहे आप किसान हों, सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय हों, किसी स्मॉल स्केल बिजनेस के मालिक हों या फिर आर्टिस्ट हों, आप अपने एसेट्स तभी बढ़ा सकते हैं जब आप प्रॉफिट कमाते हैं। एक किसान के तौर पर पशु, इक्विपमेंट, खाद, बीज वगैरह का खर्च अंतिम उपज को बेचने से होने वाले इनकम से कम होना चाहिए, तभी कोई प्रॉफिट होगा और ज्यादा एसेट्स खरीदा जा सकता है। जैसे ट्रैक्टर या टूल शेड या घर के लिए एक नया टीवी। इसके विपरीत अगर खर्च ज्यादा है तो आपको खर्चों के लिए लोन लेना पड़ सकता है। इनकम एंड एक्सपेंसेस। बिक्री यानी सेल, आपका बिजनेस या प्रोफेशन जो भी हो, एक सेंट्रलाइज्ड थिंग्स होती है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। एक किसान अपनी उपज बेचता है, एक व्यापारी अपना स्टॉक बेचता है और एक कलाकार अपना टैलेंट बेचता है। ऐसी वस्तुओं की बिक्री से होने वाला प्रॉफिट आमतौर पर इनकम का सबसे बड़ा पार्ट है। एक एसेट की सेलिंग, मान लीजिए कि पिछले लेसन से विजय की कैडिलैक कार जिसकी वैल्यू दूसरे वर्ष में 80,000 रुपए थी और 90,000 में बिक्री हुई, इस अंतर को लाभ माना जाएगा और इसे इनकम के तौर पर ऐड किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि पूरी राशि को इनकम के रूप में नहीं गिना जाएगा, केवल प्रॉफिट को गिना जाएगा। इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट। किसी भी इन्वेस्टमेंट पर गेन किए गए इंटरेस्ट को इनकम में कंसिडर किया जाएगा। एक्सपेंस में कुछ स्पेशल आइटम कंसिडर किए जाते हैं जैसे मटेरियल कॉस्ट। एक चित्रकार पेंट, कैनवस, पेंट ब्रश वगैरह पर खर्च करता है। ये पेंटिंग बनाने में यूज की जाने वाली चीजों की कॉस्ट है। ये खर्चे एक्सपेंस के दायरे में आएंगे। लेबर। एक बिजनेसमैन कंपनी में लेबर को मजदूरी का भुगतान किया जाता है जो एक कॉस्ट भी है। ओवरहेड्स। फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल, मशीन मेंटेनेंस वगैरह ओवरहेड हैं जो एक अन्य प्रमुख खर्च हैं। सेल कॉस्ट। अभी तक आपने जो खर्च देखे वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए किए गए हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट, ऑफिशियल एक्सपेंसेस और सेल को सपोर्ट करने वाले एक्सपेंसेस एडिशनल कॉस्ट कहलाते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसी भी बिजनेस को रेगुलर चलाने के लिए नए नए आइडियाज की जरूरत होती है और टाइम टू टाइम रिसर्च डेवलपमेंट किया जाना जरूरी है। बिजनेस में ऐड होने वाली ये एक कॉस्टली और एक इंपोर्टेड कड़ी है। प्रॉफिट, लॉस और कैश फ्लो। अनिल कपूर ऐश्वर्या से कहते हैं कि वो उनके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक म्यूजिक शो के लिए उन्हें 1 लाख रुपए पे करेंगे।
5 शोज के बाद अनिल ने उन्हें एक पैसा भी नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि वो उन्हें हर 6 शो के बाद एक साथ पेमेंट करेंगे। 5वें शो के बाद भले ही अनिल ने अभी तक ऐश्वर्या को भुगतान नहीं किया है, लेकिन उनके खर्चों से पता चलेगा कि उन्होंने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके ठीक किया या नहीं। ये हमें प्रॉफिट, लॉस और कैश फ्लो के बीच में डिफरेंस को समझने में मदद करता है। प्रॉफिट लॉस की एक्चुअल पिक्चर कैश फ्लो को शो करती है, इसीलिए अनिल के कैश फ्लो में 5 लाख रुपए केवल एक बार खर्च के रूप में दिखाई देंगे, जब उन्होंने ऐश्वर्या को भुगतान किया हो। तब तक वो 5 लाख रुपए नकद का मालिक है। इस अंतर को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हम अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन में उसके कैश फ्लो को भी जोड़ लेते हैं, जो एक्सपेंसेस के रूप में खर्च होगा या हो सकता है। इन्वेस्टमेंट। रणबीर कपूर के लीड रोल वाली फिल्म रॉकस्टार में एक सीन है जिसमें शम्मी कपूर एक अनुभवी शहनाई बजाने वाले के रोल में हैं और स्टूडियो के मालिक से रणबीर के टैलेंट पर पैसा लगाने के लिए कहते हैं। वो स्टूडियो के मालिक से उस पर भरोसा करने के लिए कहते हुए उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि रणबीर एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनेगा और स्टूडियो को खूब पैसा कमा कर देगा। स्टूडियो का मालिक शम्मी कपूर की बात मान लेता है और रणबीर को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। इसके बाद निश्चित तौर पर रणबीर आगे चलकर कुछ वर्षों में एक बहुत बड़े स्टार के रूप में उभरते हैं और स्टूडियो के लिए बहुत पैसा कमाते हैं। स्टूडियो के मालिक का रणबीर कपूर के म्यूजिक की रिकॉर्डिंग और एडवर्टीजमेंट में पैसा लगाने को ही हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट का अर्थ है किसी प्रोडक्ट को खरीदना या उसका अधिकार लेना, इसका यूज करने के लिए नहीं, बल्कि इसे रेगुलर किराए पर देकर या बाद में इसे हाई रेट पर सेल करके प्रॉफिट कमाने के पर्पस से। आज के समय में जिस तरह की प्रॉपर्टी और शान शौकत की लाइफ हम सभी चाहते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत के साथ साथ खूब सारे पैसे की जरूरत होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे खर्चे और हमारी चाहत बढ़ती जाती है। ज्यादा परिवार के सदस्य बड़े बिल, मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह लगातार बढ़ाते रहते हैं और इसीलिए ये जरूरी है कि हमारा पैसा भी उन खर्चों को कवर करने के लिए बढ़े। इस बुक में आने वाले लेसन में हम ये देखेंगे कि किन तरीकों से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसमें हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बेसिक रूल्स समझने की कोशिश कर रहे हैं। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट में क्या करें और क्या ना करें, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो आप अपने पैसे के बारे में अपनी सोच और उससे अपना रिलेशन चेंज करें। डेली जरूरतें पूरी हो जाने के बाद पैसे को बेकार ना पड़ा रहने दें। आपको पैसे के साथ बेटर रिलेशन बनाकर पैसे को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। हर लेवल पर सैचुरेशन की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सोचना होगा कि आप 6 महीने पहले जितना पैसा निवेश कर सकते थे, उसकी वैल्यू आज कितनी है। निवेश या इन्वेस्टमेंट के लिए टारगेट सेट करना, ये रेलवे का टिकट खरीदने जैसा है। आपको ये जानना होगा कि आप कहां जाना चाहते हैं और इस प्रकार ये आपको यात्रा में लगने वाले खर्च के बारे में बताएगा। ये जानना कि आपको कब और किस पर्पस से कितनी राशि की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट को एक यूजफुल, स्किलफुल प्रैक्टिस बनाता है। अगर टारगेट सेट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए सट्टा बन सकता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को रिक्वायर्ड टाइम और अटेम्प्ट देना चाहिए। ये सोचना कि मैं यहाँ सिर्फ पैसा लगाऊंगा और कुछ वर्षों के लिए इसे भूल जाऊंगा, ये गलत तरीका है। चुनाव करते समय आपको अच्छी तरह से रिसर्च करना होगा और गहराई से सोचना होगा कि पैसा कहाँ निवेश करना है। इतना ही नहीं, एक बार नष्ट हो जाने के बाद उस पर लगातार मॉनिटरिंग और सतर्कता की जरूरत होती है।
ताकि ये अपने टाइम पीरियड को कंप्लीट करने के बाद रिक्वायर्ड रिजल्ट दे सके। निवेश करते समय जो सबसे बड़ी गलती है वो हर किसी की सलाह मानना है। फिल्म रॉकस्टार के मामले में स्टूडियो के मालिक ने शम्मी कपूर की सलाह ली क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन थे। उनका संगीत के बारे में पिछला अनुभव बहुत ज्यादा था, लेकिन जब आप एक नए क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और ऐसे में एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बहुत अहम रोल अदा करते हैं। ध्यान रखें कि आप जिस सलाहकार को सुन रहे हैं वो जानकार है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है, वो व्यवसाय को जानता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप किस हद तक रिस्क उठाना चाहते हैं। सिक्योर इनकम वाले बहुत से लोग बड़ा जोखिम उठाने को तैयार हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया कुछ पैसा डूब गया है, लेकिन ये बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं और इसीलिए ज्यादा रिस्क उठाते हैं। लेकिन जो लोग अपने जरूरी एम को पूरा करने के लिए पूरी तरह से निवेश पर भरोसा करते हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा या घर बनाना, उनके लिए कम रिस्क पर काम करना ही बेहतर है। भले ही रिटर्न होने में थोड़ा ज्यादा समय लगे, बहुत ज्यादा लालच कभी अच्छा नहीं होता है। एक बार आप जब किसी इन्वेस्टमेंट से अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं तो आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि लगातार लालच करने से आप लॉस में भी जा सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए न्यू इक्विपमेंट ऑडियो टेक्नोलॉजी के साथ साथ एडवांस सॉफ्टवेयर की मदद लें। जैसे बेसिक MS एक्सेल से ब्लूमबर्ग टर्मिनल तक आपको बेहतर जानकारी प्राप्त करने, बेहतर तरीके से डेटा रिकॉर्ड करने और आपके सभी निवेशों पर बेहतर ट्रैकिंग सिस्टम बनाए रखने में मदद मिल सकती है। टेक्नोलॉजी को एक डिफिकल्ट चीज के रूप में देखना बंद करने के साथ आपको उसका उपयोग करना होगा। कंप्यूटर क्लास और इक्विपमेंट्स में निवेश करें। ये इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से रिटर्न करेगी, क्योंकि बेहतर और तेज निर्णय लेने के लिए सुव्यवस्थित डेटा हमेशा मददगार साबित हो सकता है। अंत में असफलताओं को आप खुद पर हावी न होने दें। जान लें कि एक बड़ी सफलता आपकी कई शुरुआती असफलताओं को नकार देगी और आपको एक अच्छा लाभ भी दिलाएगी। हर शॉट 6 नहीं होता, लेकिन लगे रहें, हर असफलता से सीखते रहें और आप इसे अच्छे से जान लें, तभी आप असफलता पर काबू पा सकेंगे और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे। डीमैट अकाउंट। ओ माय गॉड फिल्म में परेश रावल एक दुकान के मालिक का रोल करते हैं, जिनकी दुकान भूकंप से तबाह हो जाती है। वो धर्म में विश्वास नहीं करते, इसीलिए वो भगवान के खिलाफ मामला दर्ज करते हैं, जिसके कारण उनका बीमा एजेंट उनके दावे को भगवान का काम बताते हुए एक्सेप्ट नहीं करता है। परेश रावल की तरह सभी दुकानदार और बिजनेसमैन अनवांटेड कंडीशन के कारण अपने बिजनेस के खत्म होने का रिस्क लेकर काम करते हैं। इससे 2 सीख लेने की जरूरत है। एक ये कि इनकम का एक ही सोर्स होना हमेशा जोखिम भरा होता है, इसलिए इंसान को अपने पैसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए ताकि वो आपके काम आए। इसके अलावा जब स्टॉक को फिजिकली सेव किया जाता है तो ये डिटोरिएशन के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अभी के समय की एक अच्छी बात यह भी है कि 20 साल पहले के कंपैरिजन में हम आज वास्तव में अपने निवेश को ज्यादा सिक्योर रख सकते हैं। वर्ष 1996 तक सभी शेयर सर्टिफिकेट को स्टॉक की तरह रखा जाता था। प्रत्येक लेन देन के लिए फिजिकल सर्टिफिकेट की डिलीवरी होती थी। डिलीवरी में फ्रॉड होने या डॉक्यूमेंट चोरी होने का रिस्क रहता था, यहां तक कि उन्हें जलाया या खराब किया जा सकता था। लेन देन में देरी और डाक के द्वारा पहुंचाए जाने पर होने वाली देरी भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। सन 1996 में भारत सरकार ने शेयरों और बॉन्ड्स का फिजिकल एक्सचेंज बंद कर दिया। सब कुछ ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होने लगा। ऐसे में
काम फास्ट हो गया और डॉक्यूमेंट संभालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। साथ ही डॉक्यूमेंट को सेव और सिक्योर रखना ज्यादा इजी हो गया। इसके लिए बहुत कम स्पेस की जरूरत पड़ती है। डीमैट के लाभ इस प्रकार हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करके रखना बहुत आसान हो गया। इमीडिएट ट्रांसफर इजी हो गया। पेपर शेयर करने से बचे। विप्रो डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसफर के लिए लगभग कोई भी कागजी कार्यवाही नहीं रही। लेन देन की लागत बहुत कम हो गई। लॉट में शेयर बेचने का कोई प्रेशर नहीं रह गया, क्योंकि कोई व्यक्ति अब एक सिंगल शेयर भी बेच सकता था। फंड ट्रांसफर बैंक द्वारा किया जाता है, जिससे कंपनियों को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। कंपनी के ऑफर से निकले शेयरों के लिए डीमैट खाते में ऑटोमेटेड क्रेडिट कार्ड हैं। उनके लिए बोनस वगैरह। एक डीमैट खाता इक्विटी और लोन दोनों को संभाल सकता है। मीडिएटर और व्यापारी कहीं से भी अपना काम कर सकते हैं, फिर चाहे वो कितनी भी दूरी पर हों। बैंक के साथ डीमैट अकाउंट खोलने का प्रोसेस। मान लीजिए कि भूकंप के बाद परेश रावल को एहसास हुआ कि उन्हें इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए। उस दिशा में उनका पहला स्टेप एक डीमैट अकाउंट खोलना है। आइए देखें कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले उन्हें एक बैंक से संपर्क करना होगा और खाता खोलने का फॉर्म भरना होगा। खाता खोलने के फॉर्म को सेबी द्वारा अप्रूव्ड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पर जरूरी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगानी होगी। खाता खोलते समय एक निवेशक के पास उसका अपना ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, जो कि 1 अप्रैल सन 2000 से प्रभावी अधिदेश के हिसाब से है। सभी आवेदकों को अपने सिग्नेचर किए गए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के ऑथराइज्ड ऑफिसर द्वारा सर्टिफाइड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाना चाहिए। इसके अलावा फिल्म में परेश रावल को एक डिपॉजिटरी फॉर्मेट के बैंक के साथ एक समझौते पर सिग्नेचर करना होता है, जिसमें इन्वेस्टर और बैंक ऑफिसर के बीच टर्म्स एंड कंडीशंस क्लैरिफाई होते हैं। बैंक इन्वेस्टर को उनके भविष्य के लिए बॉन्ड की एक कॉपी के साथ अन्य डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाता है। बैंक सिस्टम में अकाउंट ओपन करता है और एक अकाउंट नंबर जनरेट होता है, जिसे BOID भी कहा जाता है। बैंक 30 दिनों का अग्रिम नोटिस देकर चार्ज में चेंज कर सकता है। सेबी ने खाता खोलने के शुल्क, क्रेडिट के लिए लेन देन शुल्क और अन्य शुल्क को हटाकर डीमटेरियलाइजेशन के लिए कॉस्ट कैलकुलेशन किया है। शुल्क के प्रकार या खाता खोलने में लगने वाली फीस के टाइप। अकाउंट मेंटेनेंस फी बैंक एडवांस पेमेंट और मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस फी लेते हैं। ट्रांजैक्शन फी बैंक आपकी ओर से उनके द्वारा किए गए प्रत्येक खरीद या बिक्री लेन देन के लिए भी फी लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। पैन कार्ड, जो कि कंपलसरी है, पिछले 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, निवास प्रमाण पत्र, इनकम टैक्स रिटर्न, 2 फोटो, बैंक का चेक, अगर जरूरी हो तो KYC डिटेल्स। एक मजबूत निवेश पोर्टफोलियो बनाने की दिशा में एक डीमैट खाता शायद पहला कदम है। इसे बनाना आसान है और ऐसा करने में आपका अपना बैंक आपकी मदद करेगा। बस इस लेसन में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें और आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन होंगे। इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन पर डिटेल में हम आने वाले लेसन में बात करेंगे। टैक्सेस। टैक्स का मतलब हिंदी में लगान होता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस लेसन की शुरुआत इसी नाम की एक फिल्म से होनी चाहिए। फिल्म लगान में आमिर खान और उसके साथी
क्रिकेट के खेल में ब्रिटिश सैनिकों की एक टीम को हरा देते हैं ताकि उन्हें टैक्स का भुगतान ना करना पड़े। चंपानेर के ग्रामीण मॉनसून का इंतजार करते हैं, साथ ही वो ब्रिटिश शासकों से उस वर्ष के टैक्स को माफ करने की अपील करते हैं, क्योंकि उन्हें खेती से कोई इनकम नहीं होती है। ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन रसेल ने शुरू में ऐसा करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में वो ग्रामीणों को एक क्रिकेट मैच के लिए चैलेंज करता है कि अगर ग्रामीण जीत जाते हैं तो उन्हें 3 साल तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हारने पर उन्हें 2 गुना टैक्स देना होगा। आमिर खान वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और इस तरह हिंदी फिल्म स्क्रीन पर ग्रामीण लोग एक शानदार कहानी को फिल्माते हैं। हम लोग भी टैक्स पे करते हैं। हमारे रेस्टोरेंट के बिल, सर्विस टैक्स, टोल बूथ पर टोल टैक्स लगता है। जहां हम काम कर रहे होते हैं वहां भी टैक्स काटने के बाद ही हमें सैलरी मिलती है। हम लगातार टैक्स का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि टैक्स क्यों भरा जाता है। क्या ये कोई फाइन है या कोई हिडन कॉस्ट? टैक्स भुगतान करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन टैक्स प्राप्त करता है और वो उस पैसे का क्या करते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें हम इस लेसन में समझेंगे। डेफिनेशन ऑफ टैक्स। टैक्स एक देश की सरकार द्वारा कॉरपोरेट और नागरिकों की रक्षा और अन्य सेवा प्रदान करने के लिए जरूरी शुल्क है। टैक्स सरकार की कमाई का जरिया है। टैक्स की हिस्ट्री। पुराने समय से राजा महाराजा और सरकार अपनी प्रजा पर टैक्स लगाते रहे हैं। चीन का राजशाही शासन 3000 साल पहले तक टैक्स वसूल करने के लिए जाना जाता है। राजशाही या तानाशाही में टैक्स लगाने के पीछे का तर्क बिल्कुल स्पष्ट है। उस समय पावर कुछ लोगों के पास थी और वो पब्लिक से ज्यादा पैसा लेना चाहते थे ताकि वो और ज्यादा शक्तिशाली हो सकें। लेकिन इन सब के बीच राजा और आम जनता के बीच फासला बढ़ता गया। टैक्स का इस्तेमाल राजनीति के लिए भी किया जाता था। कई राजाओं को अपने धर्म का पालन नहीं करने वालों पर रिलीजियस टैक्स लगाने के लिए जाना जाता है। फिल्म लगान की ही तरह कई राजाओं और दूसरे देशों पर हमला कर पैसे कमाने की नीयत रखने वालों ने टैक्स का सहारा लिया। लोकतंत्र में टैक्स क्यों? क्या आप जानते हैं कि आज की डेमोक्रेसी सिस्टम वाली गवर्नमेंट में टैक्स का क्या रोल है? दरअसल पुराने समय में लोगों से टैक्स के रूप में जो पैसा लिया जाता था, आजकल लोकतंत्र में उसी पैसे से सरकार की कमाई होती है और फिर उसी को सरकारी सेवाएं देने में लगाया जाता है। पहले देश के नागरिकों से टैक्स वसूल कर उनका शोषण किया जाता था, लेकिन अब उसी टैक्स के द्वारा उन्हें सरकारी सपोर्ट दिया जा रहा है, जिससे फाइनेंशियल इक्वालिटी भी आ रही है। टैक्स मनी रोटेशन और मनी इंफॉर्मेशन के लिए टैक्स सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। हमारे टैक्स स्ट्रक्चर इस तरह से बनाए गए हैं कि अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगता है जबकि गरीबों को छूट मिलती है, ताकि सिर्फ टैक्स देने वालों से ही टैक्स वसूला जा सके। इस प्रकार टैक्स से जमा की गई राशि का उपयोग गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, आपदा बचाव प्रयासों, छोटे व्यवसायों और किसानों के लिए पैसों की मदद देना वगैरह इसके लिए किया जाता है। हमारे टैक्स स्ट्रक्चर की मेन यूनिट्स को स्लैब कहा जाता है, जबकि आगामी लेसन में हम अपने सिस्टम में स्पेशल टैक्स स्लैब पर चर्चा करेंगे। स्लैब इनकम के हिसाब से टैक्स डिसाइड करने का सिस्टम है। आपकी इनकम जितनी ज्यादा होगी, आपका टैक्स रेट भी उतना ही ज्यादा होगा। एक निश्चित स्लैब के नीचे आने वाले गरीब लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। आजकल टैक्स कंपलसरी हो गया है। ऐसे में कई लोग और कंपनियां टैक्स से बचने के लिए आइडिया सोचते रहते हैं।
वो अपनी इनकम रिवील नहीं करते हैं और वो किसी भी लेन देन को छुपाते हैं जिससे कोई टैक्स न देना पड़े। आपकी इनकम रिवील करने से न केवल आपके द्वारा दिए गए टोटल टैक्स का कैलकुलेशन किया जा सकता है, बल्कि ये किसी भी देश में प्रोड्यूस की गई चीजें और सेल और परचेज की गई चीजों के सही वैल्यूएशन लगाने में भी मदद करता है। लेकिन जब लोग बड़ी संख्या में टैक्स बचाने के लिए इनकम छुपाने लगते हैं तो एक बड़ा सर्कल बनता है जो काला धन जनरेट करता है, और ये एक तरह का इकोनॉमिकल क्राइम है। टैक्स पे करने के एडवांटेज। यहां यह समझना जरूरी है कि किसी व्यक्ति द्वारा ईमानदारी से टैक्स भरने के क्या फायदे हैं। पहला, सरकार चलाने के लिए इनकम। सही मायने में किसी देश की सरकार भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन पावर और यूज किए जाने वाले इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, और इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो सरकार को फाइनेंस कहां से मिलता है? जाहिर है उस टैक्स से जो हम भुगतान करते हैं। हमारे द्वारा भुगतान किए जाने वाले टैक्स का उपयोग सभी गवर्नमेंट ऑफिसर और सरकारी प्रतिनिधियों, अधिकारियों, प्रशासकों और कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए किया जाता है। दूसरा, सार्वजनिक सुविधाएं। जब हमारे प्रतिनिधि चुनाव के दौरान सड़कों, पुलों, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त दवा, नौकरी के अवसर वगैरह के दावे करते हैं और चुनाव के बाद हम शिकायत करते हैं कि सरकार अपने वादों को पूरा नहीं करती है, लेकिन सरकार इस तरह की योजनाएं बनाकर उन्हें तभी पूरा कर सकती है जब हर एक व्यक्ति ईमानदारी से अपना टैक्स भरे। हमारे टैक्स ही हैं जो सरकार को अपने वादों को पूरा करने में मदद करते हैं। वास्तव में अगली बार जब आप रोड से गुजरते हैं तो याद रखें कि आपने इसके निर्माण और रखरखाव में कंट्रीब्यूट किया है और आपको इस पर प्राउड होना चाहिए। तीसरा, फ्री एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी। हम जो टैक्स देते हैं उससे सरकार कई लोगों को एक अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं। देश में ऐसे कई लोग हैं जो खुद के लिए एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी नहीं जुटा पाते। ऐसे में सरकार उन्हें टैक्स से कमाए हुए पैसों से एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। चौथा, नेशनल सिक्योरिटी। आपके टैक्स के द्वारा ही इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ पर्सनल सिक्योरिटी में लगे लोगों की जरूरत पूरी की जाती है। ये सुरक्षा बल हमारे देश की बाहरी दुश्मनों और आतंकवादियों से रक्षा करते हैं जो राष्ट्र की सुरक्षा और शांति के लिए खतरा हैं। पांचवा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टैक्स का भुगतान सभी नागरिकों में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना पैदा करता है। जब लोग टैक्स पे करते हैं तो ये समझ में आता है कि वो सामाजिक सुविधाओं के लिए अपनी ओर से सपोर्ट कर रहे हैं। आगे के लेसन में हम अलग अलग प्रकार के टैक्स को समझेंगे और हम अपना टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उनका रेगुलर भुगतान कैसे कर सकते हैं, इस बारे में भी जानेंगे। जिस तरह फिल्म लगान में हुआ है कि लोग कैप्टन रसल के गलत टैक्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, वैसे ही हम डेमोक्रेसी में टैक्स चुकाकर वोट के साथ साथ देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। स्वदेश फिल्म में शाहरुख खान एक एनआरआई वैज्ञानिक का रोल करते हैं जो अपने बचपन की नानी कावेरी अम्मा की तलाश में भारत वापस आ गया है। जब वो उनके गांव का पता लगाता है और उनसे मिलने चाहता है तो वो उससे कहती हैं कि वो एक किसान से किराया लेने के लिए पड़ोस के गांव में जाए। जब शाहरुख खान उस किसान से मिलता है तो भारत के किसानों और अन्य गरीब लोगों की जिंदगी की हकीकत से रूबरू होता है। किसान उसे बताते हैं कि उनके पास अपने बच्चों को खिलाने तक के लिए पैसे नहीं हैं,
इसीलिए अभी वो किराए का भुगतान नहीं कर सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि हमने पिछले लेसन में जिन टैक्सेस के बारे में समझा वो इन लोगों पर भी इक्वली अप्लाई होता था। एक तरफ पढ़े लिखे वैज्ञानिक और दूसरी तरफ किसान जो मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाते हैं। अब नए टैक्स स्लैब के चलते दोनों बेहतर जीवन जीने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। उनके हालात एक दूसरे से इतने अलग हैं, लेकिन टैक्स स्लैब के कारण जरूरतमंदों को सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं और यही इकोनॉमिक बैलेंसिंग का बेस है। किसी व्यक्ति की इनकम पर सीधे लगने वाले टैक्स डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। खरीदे गए सामान और सेवाओं पर लगाए गए टैक्स यानी किसी व्यक्ति की इनकम पर नहीं बल्कि किए गए खर्च पर लगे टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स के मामले में अगर शाहरुख खान की इनकम 1 लाख रुपए है और किसान की इनकम 5,000 रुपए है तो किसान को टैक्स में छूट दे दी जाएगी और वो टैक्स शाहरुख खान को देना होगा। दूसरी ओर अगर वो दोनों पास के ढाबे पर एक ही तरह का खाना खाने बैठते हैं तो ढाबा उनके इनकम पर ध्यान दिए बिना सर्विस टैक्स बराबर लगाता है। डायरेक्ट टैक्स के प्रकार। इनकम टैक्स व्यक्तियों और कंपनियों पर उनकी इनकम पर सीधे लगाया जाता है। इनकम टैक्स बिजनेस, पेशे से लाभ, नौकरी से वेतन, भूमि या एसेट्स से किराए और इन्वेस्टमेंट पर मिले इंटरेस्ट पर लागू होता है। गिफ्ट टैक्स। जब भी किसी को किसी से गिफ्ट मिलता है तो ऐसे में गिफ्ट टैक्स लगता है। ऐसे गिफ्ट के मार्केट वैल्यू पर टैक्स रेट लागू होता है। रिश्तेदारों से प्राप्त धन पर टैक्स नहीं लगता। वेडिंग गिफ्ट और पैटर्नल प्रॉपर्टी से प्राप्त धन पर भी गिफ्ट टैक्स नहीं लगता है। कॉर्पोरेट टैक्स। भारत में काम करने वाली कंपनियों पर उनकी इनकम पर कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है। ये टैक्स सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोतों में शामिल है। इनडायरेक्ट टैक्स के प्रकार। सर्विस टैक्स। एक विक्रेता द्वारा कस्टमर को दी जाने वाली किसी भी सर्विस पर सर्विस टैक्स लागू होता है। टोटल सर्विस कॉस्ट पर कुछ प्रतिशत सर्विस टैक्स लगाया जाता है। सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स। इस प्रकार का टैक्स निर्मित और आपूर्ति की गई सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है। सेल्स टैक्स के मामले में यह केवल एक बार लगाया जाता है, हालांकि वैल्यू एडेड टैक्स के मामले में यह हर बार सीरीज के साथ माल को संशोधित करने पर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए टमाटर उपलब्ध कराने के लिए टमाटर किसानों पर वैट लगाया जाता है। टमाटर सॉस के निर्माताओं पर फिर से टैक्स लगाया जाता है जब वो इसे होटलों में बनाते और बेचते हैं। एक बार जब किसी होटल में किसी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए सॉस का उपयोग किया जाता है तो वैट फिर से लगाया जाता है और इस प्रकार आगे भी। एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी। गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग किसी भी वस्तु पर कोई देश से दूसरे देश या फिर देश के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर रीजनल ट्रांसपोर्ट टैक्स लगाया जाता है। प्रोडक्ट पर राज्य की सीमाओं पर एक्साइज और राष्ट्रीय सीमाओं पर कस्टम ड्यूटी के रूप में टैक्स लगाया जाता है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये टैक्स इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड वगैरह जैसे निवेश साधनों की बिक्री और खरीद पर लगाया जाता है। मेन डिफरेंस। इनडायरेक्ट टैक्स के मामले में भुगतान का बोझ अक्सर ट्रांसफर कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए किसी ढाबे में बने भोजन पर सर्विस टैक्स वास्तव में ढाबे के मालिक से लिया जाता है। हालांकि ढाबा मालिक अपने ग्राहकों से उसकी वसूली करता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में इस तरह का ऑप्शन नहीं है।
चीजों की प्राइस को डिसाइड करने में इनडायरेक्ट टैक्स बड़ा रोल निभाते हैं। ढाबे पर शाहरुख खान जैसे बहुत सारे ग्राहक नहीं आते हैं, लेकिन किसान जैसे ग्राहक ज्यादा आते हैं, तो मालिक को ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी कीमतें मजबूरन कम रखनी पड़ती हैं। वो ग्राहक को बिल पर सर्विस टैक्स में छूट दे सकता है और वो खुद सर्विस टैक्स का भुगतान करना चुन सकता है। भारत की बात करें तो आज सिंगापुर और अन्य ऐसे ही देशों की तर्ज पर डायरेक्ट टैक्स में भारी कमी करने की चर्चा चल रही है। तर्क ये है कि आज हाई डायरेक्ट टैक्स के कारण अमीर लोग टैक्स का भुगतान करने से बचने के लिए अपनी इनकम कम बताते हैं, जिससे बहुत सारा काला धन पैदा होता है। अगर इनकी इनकम पर टैक्स नहीं लगाया जाता तो उनके पास काला धन नहीं होता, जिसे उन्हें विदेशों में छिपा कर रखना पड़ता। इसके बजाय ये पैसा उनके लिए देश के भीतर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए उपलब्ध होगा, जिन पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जा सकता है और अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार ये धारणा है कि केवल डायरेक्ट टैक्स को कम करके काले धन की समस्या को समाप्त किया जा सकता है और इकट्ठा किए गए टैक्स से न केवल काला धन कम हो जाएगा, बल्कि टैक्स कैलकुलेशन में भी वृद्धि हो सकती है।